आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर के टॉप 10 न्यूज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के 177 डेज बचे हुए हैं। 26 मई को एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का यूपीएससी का। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिनों में हम लोग। हमारे पास 10 न्यूज़ हैं। 10 न्यूज़ को हम लोग डेली से कवर करेंगे हर दिन, ठीक है। थोड़ा सा हेडलाइंस देख लेते हैं। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेनिफिशरीज से इंटरेक्ट करने वाले हमारे पीएम राजकुमार रंजन सिंह, जो कि क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो मलेशिया के विजिट पर हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मीट करने के लिए। और COP28 हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज पहला न्यूज़ है वो है हु पेड टू किल पन्नून, इंडिक्टमेंट इन US, प्रोब इन इंडिया। क्या ये माजरा है भाई? तो एक इंसान है ये जो दिख रहे हैं, है ना, इनकी डेथ हो चुकी है। इनका नाम है गुरपरवंत सिंह पन्नून। इनकी डेथ हो गई है। डेथ मतलब डेथ नेचुरल नहीं हुई है, इनकी हत्या हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? ये US में हुई है। और ऐसा बोला जा रहा है कि निखिल गुप्ता नाम के एक इंसान है जिन्होंने क्या किया है, जिनको हायर किया गया था इनके मर्डर के लिए। अच्छा, ये जो गुरवंत सिंह पन्नून है ये हैं क्या भाई? ये इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये क्या है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, यानी कि निखिल गुप्ता के बारे में बोला जा रहा है कि इनको हायर किया गया था और कुछ $15,000 कैश दे करके किसी तरीके से समवन, है ना, किसी को बोल करके इनकी हत्या करवाई गई है। ऐसा ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ये एलिगेशन है, ऐसा आरोप लगा है निखिल गुप्ता के ऊपर। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो टाइम बताएगा। द US नेशनल गुप्ता alleged associate हैज़ नॉट बीन नेम्ड इन दिस इंडिक्टमेंट। तो जो इनके ऊपर आरोप लगा है निखिल गुप्ता के ऊपर, तो जो उनके जो सहयोगी हैं उनके नाम नहीं बताए गए हैं, बस अभी नाम आया है निखिल गुप्ता का ही आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो भारत में क्या सीन चल रहा है इस न्यूज़ के ऊपर? तो भारत में जो हमारी विदेश मंत्री हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय है, उसके स्पोक्स पर्सन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची। ये वनडे एग्ज़ाम में, ये बहुत वन लाइनर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत एग्ज़ाम ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। अरिंदम बागची वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है। तो उन्होंने बोला है कि हाई लेवल की कमेटी बैठाई जाएगी और जांच किया जाएगा। ओके। हाँ, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जो US अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया है कि आपने पन्नून को मारा है ना। ये एलिगेशन लगा, ये आरोप लगा है इंडियन गवर्नमेंट पे। तो अब आगे की राह देखते हैं, आगे क्या होने वाला है। तो बागची जो कि क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्होंने बोला कि इंडिया जो है, जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो ज़रूर लेगा और जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके बारे में इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी। कोई भी ऑफिशियल वर्ड्स नहीं बोले गए हैं अबाउट दिस थिंग, क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। और जो जांच होगी वो मल्टी एजेंसी प्रोब होगी, मतलब बहुत सारे लोग मिल कर के जाँच करेंगे ताकि ये जो सच्चाई है इसके बारे में पूरी तरह से सामने आ सके। तो हम लोग देखते हैं कि पन्नून आखिर है कौन ये। तो पन्नून जो है वो एक डुअल सिटीजन है। कहाँ का है भाई? तो US का है और कनाडा का है। डुअल सिटीजनशिप, ऐसे इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप होता है, मतलब कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको अदर कंट्रीज़ का सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए, और अगर आप किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा। तो खैर US और कनाडा दोनों जगह का सिटीजनशिप इनके पास था। किनके पास था? पन्नून के पास था। ये लीडर थे, एक ग्रुप था जिसका नाम था 6 फॉर जस्टिस, और वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, वांटेड थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे
टेरर वर्क किए थे, जिसके लिए टेरर वर्क्स के लिए ये इंडिया में वांटेड थे। कौन? पन्नून, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है, एक टेररिस्ट घोषित ऑलरेडी थे। और कब किया गया था? इनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था इंडिया के द्वारा 2019 में। इस महीने की इस मंथ के पिछले मंथ पन्नून ने जो है, मतलब कि इसी महीने में, है ना, नवंबर 19 को पन्नून ने क्या किया था, थ्रेट किया था कि वो क्या करेंगे, एयर इंडिया का फ़्लाइट को बॉम्ब कर देंगे। हाँ, ये 19 नवंबर का डेट आपको याद रहना चाहिए। इसी दिन क्या हुआ था, हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और साथ ही साथ ये जो हमारी जो फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनका क्या था, ये बर्थ एनिवर्सरी भी था। तो 19 नवंबर को ही बॉम्ब करने का प्लान बनाया था पन्नून ने। आगे बढ़ते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, कनाडा में क्या हुआ था, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या हो गई थी। ये भी एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे। और इनकी हत्या कहाँ हुई थी? तो वैनकूवर सिटी थी, कनाडा में थी, और वहीं पे इनकी हत्या हो गई थी। तो जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे क्या किया था, इंडियन एजेंसी पे ये आरोप लगाया था कि आपने ऐसा करवाया है। और इसके बारे में जो न्यूज़ है वो यूएस को भी दिया गया था। तो यूएस ने बोला था कि हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स अगर आते हैं तो फिर देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो कनाडा का जो एक्यूजेशन है, जो आरोप है, उसको सिरे से नकार दिया। बोला कि नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं किया है। और जैसे कि यूएस क्या है, यूएस देखना चाह रहा है कि हाँ सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। वो स्पेसिफिक और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद ही जो है ना, वो कुछ बोलेंगे या फिर बताएंगे। कनाडा की तरह ऐसा नहीं करने वाले हैं वो। हमारा आर्टिकल ये बोल रहा है, ठीक है। वैसे हम लोग फटाफट क्या करते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को क्या किया गया, उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जो मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ है। मणिपुर में एक ग्रुप है, उनका नाम है, मतलब उस ग्रुप का नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। काइंड ऑफ जो होते हैं ना नक्सलाइट टाइप के कुछ लोग होते हैं, मतलब उस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है। बट ये भी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या क्या आगे न्यूज़ है हमारे पास। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है 5 साल तक के लिए क्या किया जा रहा है, जो फ्री राशन स्कीम उसको बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है आगे देखते हैं हम लोग। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मतलब ये न्यूज़ नहीं है, अ काइंड ऑफ क्विज है, ये क्विज है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक गवर्नमेंट एजेंसी है उसके बारे में। तो खैर इसके बारे में क्लू हम लोग बाद में बात करेंगे। ये अ काइंड ऑफ क्विज है, क्लू है, गेम है। अच्छा, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पॉलिटिकल सेगासिटी। मतलब ये क्या चीज़ है भाई? तो ये केरल से रिलेटेड जो है ना एक न्यूज़ है, केरल। तो केरल में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे बिल को अपने पास रोक रखा था। वो जो बिल थे ऑलरेडी केरला के जो असेंबलीज़ हैं उनके उधर से पास कर रखा था असेंबलीज़ ने, और उसको अपने पास रखा हुआ था, आरिफ मोहम्मद ने रोक रखा था। तो इसके लिए जो है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने क्या किया था, अपील किया था। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, हम लोग इसको देखेंगे डिटेल्स में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इलेक्शन के बारे में। जो तेलंगाना है वहाँ पे आज क्या हो रहा है, आज इलेक्शन है, ठीक है। आज मतलब कि आज देख पा रहे हैं, आज जो है ना क्या है, 30 नवंबर है। तो आज ही वहाँ पे क्या होने वाला है, वोट होने वाला है। और ये जो है ना इस 2023 ईयर का क्या है, लास्ट इलेक्शन है। उसके बाद जो भी इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट ईयर ही होने वाले हैं। तो इस साल का ये अंतिम इलेक्शन है, लास्ट बैटल ऑफ द 2023, दैट इज़ द टाइटल।
फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये वर्ल्ड न्यूज़ है, नवाज शरीफ से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी हुई है इस कॉलम में। और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है ना इलेक्शन का है ना, इलेक्शन कैंपेन जो है वो नवाज शरीफ अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी वो एक्विटेड हैं, मतलब उन पे आरोप लगी हुई है कि आरोप लगा हुआ है कि वो जो है ना, मतलब कुछ उनके ऊपर केसेस हैं। क्या केसेस हैं हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो उनको थोड़ा सा राहत मिला हुआ है, थोड़ा सा बात अटका हुआ है। तो अगर वो सारा प्रॉब्लम अगर दूर हो जाता है तो मे बी कि वो फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेरिस में हो रहा है, मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है दुबई में, है ना। दुबई में क्या हो रहा है, दुबई में COP28 ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उससे जुड़ी हुई जानकारी हमारे पास क्या है, इस आर्टिकल में दी गई है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब टॉप 10 न्यूज़ जो हमने बात किया था, तो ये है हमारे आप चेहरे से पहचान पा रहे हैं कौन है ये हैं JC बोस। ये क्या है, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो आज इनका बर्थडे था 30 नवंबर। वैसे आज इनका भी बर्थडे, यू शेयर योर बर्थडे विथ JC बोस, तो आज इनका भी बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे। वेल आपका हैप्पी बर्थडे खैर आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, बट एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है। बट एग्ज़ाम के लिए ये 30 नवंबर जो है 1858 में जो बर्थ हुआ था JC बोस जी का, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। मे बी कहीं पे कुछ आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिया है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिया कहाँ से है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, वहाँ पे टॉप 10 न्यूज़ जो है ना लिखा रहता है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। नॉट एन इशू कि ये वीडियो देखें। पढ़ने के लिए तो भाई 1000 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप जैसे भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, दृष्टि है, विज़न है, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। कोई भी एक चूज़ कर लो और उसको क्या करो, फॉलो करो अच्छे से। खैर हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम लोग कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ चल चुके थे, हम लोग ख़त्म कर चुके थे ये वाला टॉपिक, हम लोग दूसरे टॉपिक में एंटर करने वाले थे। हाँ, तो सेटबैक फॉर आप, मतलब कि आपको क्या लगा, झटका लगा। आप मतलब क्या है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कुछ डिसीजन दिया है जिससे क्या है, आम आदमी पार्टी को थोड़ा इशू हुआ है, थोड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है भाई, क्या चीज़ है, क्या न्यूज़ है ये। तो हमने बात किया था ना कि दिल्ली के क्या हैं चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम क्या है, नरेश कुमार नाम है। उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो मतलब उनका रिटायर होने वाले थे, बट उनका टेन्योर जो है ना, लास्ट डेट जो है ना, मतलब जस्ट एक दिन पहले उनका 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक क्यों है, ऐसा क्या चीज़ हुआ भाई, देखते हैं हम लोग। तो खैर यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है ना नहीं चाहती थी कि इनका जो टेन्योर है वो बढ़े, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि इनका जो टेन्योर है वो बढ़ जाए। और इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ ठीक है, ये जो इनका टेन्योर बढ़ाया गया है इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डिड नॉट वायोलेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनका टेन्योर बढ़ाया गया है ये किसी लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे लिखी हुई है बात, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के हैं, आई गेस 50th नंबर के जो है ना हमारे चीफ जस्टिस हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में वो बता देना, क्या करेक्ट कर देना, बट मुझे लगता है शायद यही होगा, मैंने देखा नहीं है, आई एम नॉट श्योर। ये वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये कौन से नंबर के जो है ना ये चीफ जस्टिस हैं। खैर, तो इन्होंने बोला, ये एक बेंच था, बेंच को हेड कर रहे थे DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस। उन्होंने बोला कि सेंटर हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऐसे क्यों है भाई, लेकिन जनरली क्या होता है ना कि सेंटर को पावर नहीं होता है, जनरली क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। ऐसा क्यों है, बिकॉज एज द ऑफिसर डील्स विद द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन
इनको क्या करना पड़ता है, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग क्या है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड भी है ना। और जो कि क्या होते हैं वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के क्या है, बाहर है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन तक तो ठीक था, लेकिन जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और जो लैंड है, ये जो 3 टॉपिक है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पावर के बाहर है ना। दैट फॉल्स बियॉन्ड, दैट्स वाई जो है ना, यहाँ पर सेंटर क्या कर सकता है, यहाँ पर जो दिल्ली चीफ सेक्रेटरी है उनका टेन्योर बढ़ा सकता है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी जजमेंट आए हैं क्या? हाँ आए हैं, है ना। तो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, मतलब बेंच ने इस साल की शुरुआत में केंद्र दिल्ली सरकारी सेवाओं की पंक्ति और बाद में केंद्र सरकार के कदम को बनाए रखने के लिए अपने फैसले का हवाला दिया। क्या बोला इन्होंने बोला कि जो 11 मई को क्या हुआ था, जजमेंट आया था, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उन्होंने बोला था कि द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस है वहाँ पर क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट को क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन क्या छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर छोड़ देना है, लैंड छोड़ देना है, पुलिस छोड़ देना है, ये 3 टॉपिक छोड़ करके दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर सकता है, यहाँ पर अपना पावर दिखा सकता है। तो ये जो वर्डिक्ट था, इट वॉज स्टार्टेड एज अ बिग विक्ट्री फॉर द आप गवर्नमेंट। तो ये जो यहाँ पे वर्डिक्ट था, ये आप गवर्नमेंट के लिए क्या था, एक अचीवमेंट था, मतलब उनके फेवर में बातें कही गई थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जो है ना पार्लियामेंट में, फिर क्या होता है, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर ने क्या किया कि यहाँ पर वापस से सारा कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। कैसे लिया? तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 यहाँ पे क्या किया, पार्लियामेंट उन्होंने पास करवा लिया इसके थ्रू। हाँ, तो ये सेटबैक क्यों है भाई, ऐसा क्यों सेटबैक मतलब ये जो आर्टिकल बता रहा है कि ये सेटबैक क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो विवाद का जो मसला है वो क्या है, वो है अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के विनय कुमार सक्सेना, इनके बीच है। ये इन्वॉल्व हैं इन द सीरीज ऑफ रन इन्स ओवर वेरियस इशूज़। बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, किनके बीच में, जो अरविंद केजरीवाल है उनके बीच में और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कहाँ के, दिल्ली के वीके सक्सेना यानी कि विनय कुमार सक्सेना, इनके बीच में। जो कुमार हैं, कुमार मतलब कौन से कुमार, कुमार मतलब जो हो गए हमारे नरेश कुमार की बात हो रही है। तो जो कुमार हैं उनका क्या है, नॉट ऑन गुड टर्म्स विद द दिल्ली गवर्नमेंट, वो कुछ है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो उनके बेटे हैं, है ना, उनके बेटे हैं, वो उन्होंने क्या किया है, 19 एकड़ ज़मीन जो है वो ले लिया है। किस लिए लिया है? बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2018 की बात है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 19 करोड़ की ज़मीन जो है ले लिया है। किस लिए लिया है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसके लिए लिया गया है। ओके, द बेंच सेट द टेन्योर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इज नॉर्मली एक्सटेंडेड एट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो रिकमेंड करता है, तभी जो है ना चीफ सेक्रेटरी का जो टेन्योर होता है बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन क्या है, जो यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, जो ये क्या है, एनसीटी है। तो एनसीटी होने की वजह से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने की वजह से जो है ना, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है, कम हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर बढ़ा सकता है। ऐसा जो है साइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मणिपुर से रिलेटेड है। क्या है भाई? पीस पैक्ट हुआ है। किन के बीच हुआ है? तो यहाँ पे सेंटर है और दूसरा क्या है, एंड द मणिपुर गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है, पीस एग्रीमेंट साइन किया है।
किसके साथ किया है भाई? तो ये है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ओके, ये जो है एक ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म ग्रुप ऑफ मणिपुर है। मतलब का सब समझ सकते हैं कि जो होते हैं ना नक्सलाइट टाइप के जो लोग होते हैं, कुछ वैसे वाले हैं, मतलब कि इन्हीं का डेवलपमेंट्स हैं। आप देख पा रहे हैं ये सब हैं, है ना। ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के ही सोल्जर्स हैं, या कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़े से पॉजिटिव नोट में आए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ये मान गए हैं, है ना। ये जो सेपरेटिस्ट रिबल हैं, उन्होंने क्या किया है, एग्री किया है टू रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम। ये वापस सुधरने वाले हैं, ये वॉयलेंस छोड़ने वाले हैं, और जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको छोड़ने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर अ पीस सेटलमेंट, शांति से रहने वाले हैं विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? तो देखो 4 कॉर्नर्स क्या है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है? 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो ग्रुप है इन 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एग्री कर रहे हैं शांति से रहने के लिए। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी पहला है, इक्वलिटी सेंस डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी विथ डिग्निटी एंड राइट टू प्राइवेसी। ये क्या है, हमारा 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं? जो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है, ये अगर पीस सेटलमेंट कर रहा है तो इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं? तो करीबन जो है ना 400 से 500 जो है ना आर्म्ड मैटिज रिबल्स हैं, वो क्या हैं, वो अभी म्यांमार में जाकर के वहाँ पे आश्रय ले रखे हैं। और ये इज़ नॉट ओनली द ओल्डेस्ट बट द फर्स्ट वैली बेस्ड आउटफिट टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो ये जो है ना पहली दफ़ा ऐसा क्या है, एक इस तरह का ग्रुप जो है ना बड़ा सा, वो नेगोशिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो और भी जो दूसरे हैं छोटे मोटे या दूसरे भी हो सकते हैं ग्रुप, वो भी क्या करेंगे, उनको रियलाइज़ होगा कि ये जो आर्म रिबेलियन जो कर रहे हैं वो लोग, है ना, वो क्या है, वो फालतू है, बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। एंड पार्टिसिपेट इन द पीस प्रोसेस इन ड्यू कोर्स। और बाद में क्या होंगे, वो इनको देखते हुए पीस प्रोसेस में वो भी आगे आएंगे। अभी यहाँ पे म्यांमार का नाम लिया गया भाई, ये म्यांमार का लिंक क्या है भाई? तो देखते हैं म्यांमार का लिंक क्या है। तो ये जो 1964 है उस समय बनाया गया था। द यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हैड until now registered peace overtures and remained adamant on their demand for sovereignty। तो ये जो हमारा जो पोर्शन है ना, जो कौन सा वाला पोर्शन था, मणिपुर वाला ना, मणिपुर है ना, मणिपुर। तो मणिपुर का जो पोर्शन है, इसको क्या करना चाहते हैं, उसको आज़ाद कराना चाहते हैं, उसको एक सोवरेन कंट्री टाइप से जो है ना, मतलब कुछ जो है ना खालिस्तान वाला जो पढ़ा अभी हमने, तो कुछ उस तरह का चीज़ है ये। तो ये तब से कर रहे हैं। खैर, अभी क्या है कि कुछ जो नेबर कंट्री है हमारा म्यांमार, उसमें भी कुछ हो गया है, उसमें भी चल रहा है, वहाँ पे भी क्या हो गया है, तख्ता पलट हो रखा है। खैर, तो इससे क्या हुआ, अच्छा एक और थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सना याइमा। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, में भी मैं गलत कर रहा हूँ प्रोनाउंस। सना याइमा, या फिर उनको क्या बोलते थे, राजकुमार मेघन भी बोलते थे। तो इनको जो है ना क्या किया गया, इनको बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया था, पकड़ लिया था 2010 में और इंडिया को हैंडओवर कर दिया था। अच्छा, तो जब ये जाने लगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना, ये जो नाम है यहाँ पे खुंदोंग बाम पम्बेई, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, खुंदोंग बाम पेम्बई, ये जो है ना मतलब बनाए गए थे। लेकिन इनको भी क्या किया गया, इनको भी जो है ना म्यांमार जुनता। अब ये म्यांमार जुनता क्या होता है, जुनता मतलब होता है कि अगर कोई मिलिट्री है, उसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया किसी भी जगह पर, जैसे कि म्यांमार में हुआ, तख्ता पलट हुआ ना, वहाँ पे जो आर्मी है उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कंट्रोल जो है ना ले लिया अपने हाथों में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो इस तरह की जो आर्मी होती है उसी को जुनता बोलते हैं। तो यही है म्यांमार जुनता।
तो म्यांमार जुनता के हाथों चढ़ गए। कौन चढ़ गए? ये जो कुंडनबांग पम्बई हैं वो चढ़ गए, है ना। तो पता नहीं वो उनका क्या हुआ, जिंदा है या नहीं हुआ है, तो वो चले गए। तो इनका जो क्या था, जो हेड था वही पकड़ा गया। तो इनको एक तरह से लीड नहीं मिल पा रहा था, तो इनका जो वर्क है वो थोड़ा सा क्या हो गया, ढीला पड़ गया। फिर उनको समझ में आया कि भाई इससे अच्छा है कि यहाँ पे क्या करें, पीस सेटलमेंट ही कर लेते हैं। तो इनका लीडर ही पकड़ा गया है। अच्छा, ये जो पीस प्रोसेस है नॉर्थ ईस्ट में, इसके बारे में छोटा सा डेटा है। ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये 2014 से इन्होंने क्या किया है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिबेलिक्स को क्या कर रहा है, बहुत हद तक पीस पैक्ट के थ्रू पीस पैक्ट साइन करके शांत करने की कोशिश की है। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि डिक्लाइन हुआ है 73% इन वायलेंट इंसिडेंट्स एंड 72% इन फैटलिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी भी डेथ कम हुई है आने वाले मतलब बीते कुछ सालों में, 2014 के बाद में। और जो सिविलियंस हैं उनकी भी डेथ कम हुई है। काफ़ी ज़्यादा डेटा दिख रहा है, 73% है यहाँ पे, और यहाँ पे 72% है, यहाँ पे 86% है। बिल इतने सारे परसेंटेज वाले जो डेटा हैं वो याद तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ कम से कम ये समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो वायलेंट इंसिडेंट है वो कम हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डेथ हुई है वो भी कम हुई है, जो सिविलियन किलिंग्स है वो भी कम हुई है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्री राशन स्कीम फॉर 5 ईयर्स। ये क्या न्यूज़ में, ये क्या है भाई? तो PMGKAY ये क्या चीज़ है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यही है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फूड ग्रेन्स को जो है ना 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ जो है ना 81.35 करोड़ पुअर पीपल के लिए अनदर 5 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये सब काम करने में खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा 5 सालों में? तो खर्चा आएगा करीबन 11.80 लाख करोड़ रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा है, होना भी चाहिए, हो ही जाएगा। इतना सारा खर्च अगर होगा तो इतना अमाउंट तो हो ही जाएगा। खैर अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इसके लिए क्या किया गया, कैबिनेट मीटिंग किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मंगलवार को। मंगलवार यानी कि आज कौन सा दिन है? आज तो गुरुवार है, ठीक है, थर्सडे। वेल, हमारे मिनिस्टर हैं, नाम है उनका अनुराग ठाकुर। ये IB मतलब क्या हुआ, INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होने चाहिए, है ना, वही है ये अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 सालों के लिए स्कीम बढ़ा दिया है। और ये जो स्कीम है कब से मतलब बढ़ा हुआ माना जाएगा, 31 दिसंबर 2023 को क्या होने वाला था, ये ख़त्म होने वाला था, ये जो दिसंबर महीना है। तो 1 जनवरी 2024 से वापस से इसको बढ़ा दिया गया 5 सालों के लिए। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो है ना क्यों किया गया है, वाई दिस एक्सटेंशन? तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये क्या है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड विजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एड्रेसिंग नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड विजन है सरकार की। ओके, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दिस विल हेल्प मिटिगेट एनी फाइनेंशियल हार्डशिप ऑफ द अफेक्टेड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इन अ सस्टेनेबल मैनर एंड इंश्योर अ लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी विद जीरो कॉस्ट टू द बेनिफिशरीज, इट सेड। The government said the monthly saving of the ration and ration card holders are significant because of the free food grains। मतलब कहने का मतलब है कि जो फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा तो उससे क्या है ना कि जो पुअर पीपल है, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके बहुत सारे पैसे जो है ना बच जाएंगे, वो फूड ग्रेन्स जो है ना खरीदेंगे नहीं। तो उनके लिए जो पैसे जो बचेंगे ना फूड ग्रेन्स मिलने की वजह से, वो उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। वो अपने दूसरे कामों में हो सकता है, काइंड ऑफ हेल्थ के लिए, स्टडी के लिए, नॉलेज मतलब अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए तो बोल ही दिया, और भी बिजनेस है, फिर और अदर वर्क्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो पैसे जो फूड ग्रेन्स पे जो लगाते हैं वो उधर लगा सकते हैं। ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको मतलब प्रधानमंत्री, क्या नाम था इसका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में। हाँ, तो क्यों किया गया था, पैंडेमिक हुआ था भाई, मतलब याद मत दिलवाओ।
पैंडेमिक रिलीफ मेजर इन एडिशन टू द 5 kg ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसी को बोला है NFSA, बोला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये 5 kg जो है ना, मतलब एक्स्ट्रा दिया जा रहा था फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, दिसंबर 2022 में क्या हो रहा था, ये ख़त्म हो रहा था स्कीम। इसके बहुत सारे मल्टीपल एक्सटेंशन किए गए थे, फिर भी क्या किया गया, इसको 1 साल और क्या किया गया, बढ़ाया गया। सब्ज्यूम अंडर NFSA प्रोवाइडिंग राशन फ्री फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। तो हमारा 2023 भी हो गया, पर 2023 ख़त्म होने के बाद दिसंबर 23 में 24 जनवरी 1 से इसको फिर से वापस बढ़ा दिया गया 5 सालों के लिए। तो बेस स्कीम क्या है, द बेस स्कीम देखते हैं यहाँ पे, और डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो रूरल पॉपुलेशन की जो है ना 75%, रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50%, है ना, लगभग इतना क्या है कवर्ड हो रहा है अंडर 2 कैटेगरीज। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। पहला क्या है, पहला है अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरा क्या है, दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जो अंत्योदय अन्न योजना है, इसमें क्या होता है, पूरेस्ट ऑफ द पुअर को, पूरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको 35 kg जो है ना फूड ग्रेन दिया जाता है पर फैमिली पर मंथ। मतलब एक महीने में एक फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन्स दिया जाता है। और जो प्रायोरिटी वाला जो है ना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला जो ऑप्शन है, जो दूसरा कैटेगरी है, उसमें क्या दिया जाता है 5 kg पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, तो ये 2 स्कीम है, इस तरह से लिए जाते हैं। और ज़्यादा इसके अंदर उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जानिए काफ़ी है। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक था, मतलब ये जो गेम, जो क्विज मैंने बोला था कि गेम है एक तरह से, तो आइडेंटिफाइड इज गवर्नमेंट एजेंसी क्या है, इट इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द PMO। मतलब PMO के पास जो है ना, मतलब सीधा ये क्या है, PMO मतलब हो गया प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस हो गया, उनके थ्रू जो है ना डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ द ओरिजिन इन रिसर्च बॉडी। सोचिए रिसर्च बॉडी कौन करता है, बाई जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टैब्लिश करवाया था। रिसर्च बॉडी है, रिसर्च बॉडी कौन होगा, सोचिए ना, ये तो इसरो ही जा रहा है ना, इसरो है। ऐसे एक DRDO भी है, DRDO भी है, बट DRDO का फुल फॉर्म होगा देखो तो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ करके है। और इसरो का क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो रिसर्च ये भी है, बट यहाँ पे जो है ना, ये किसके बारे में बात की जा रही है, इसरो के बारे में बात की जा रही है। यहाँ से भी पता चल सकता है, जो फर्दर जो क्लैरिटी है कि भाई DRDO क्यों नहीं, इसरो ही क्यों, तो यहाँ पे जो विक्रम साराभाई हैं वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स फॉर्मेशन। तो जो विक्रम साराभाई हैं, उनका जो संबंध है वो इसरो से है। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये कौन है, तो ये हैं VR ललिथाम्बिका हैं। इनको क्या मिला है, इनको हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड मिला है। नाम क्या है उसका, लीजन दी ऑनर। ये फ्रांस का क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्यों दिया गया है, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है ना, उन्होंने क्या किया है, स्पेस रिसर्च कॉपरेशन में बहुत अच्छा काम किया है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। एक और नाम है, उनका नाम क्या है, आर्सिया सैटर। इनको भी क्या मिला है, अवार्ड मिला है। इनका अवार्ड का नाम नहीं लिखा है, अगर कहीं मिलेगा वापस में तो देख लेंगे, है ना। हम लोग और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल को कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ये तो बस शुरुआत है। देखते हैं, हम लोग आगे करेंगे, बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एन अपील फॉर द पॉलिटिकल सेगासिटी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट में क्या हो गया था सीन, कि केरला के जो CM है ना, यहाँ के जो CM है, इन्होंने बोला कि भाई हमने असेंबली से क्या करा, बिल को पास करवा दिया, बट हमारे पास जो बिल पास हो रखे हैं उनको जो है ना, वहाँ के गवर्नर ने क्या करा, अपने पास रखा हुआ है और उसको रोक रखा हुआ है। तो ये उनका इशू है, वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे अगर करेंगे तो हम लोग यहाँ लॉ बना रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी एक तरह से क्या है, वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा, डेमोक्रेसी अच्छे से चलेगा नहीं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन द वेंसडे नोटेड द केरला गवर्नमेंट आरिफ मोहम्मद खान हैज़ टेकन डिसीजन ऑन 8 बिल्स। ऐसे कितने बिल है, 8 बिल्स हैं। एंड आस्क्ड हिम टू मीट CM पिनरई विजयन। CM कौन है, ये पिनरई विजयन है CM केरला के, और जो CM और जो आरिफ मोहम्मद खान है वो केरला के गवर्नर हैं। तो
सीएम वहाँ के पिनरई विजयन और भी बहुत सारे उनके जो अलॉन्ग विद द मिनिस्टर्स कंसर्न, जो रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं जो कि बात करना चाहते हैं आरिफ मोहम्मद खान के साथ, उनकी मीटिंग करवाई गई एंड सोचा कि कुछ आएगा सामने। ओके, तो अभी जैसा कि हमने बात किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे। अ बेंच हेडेड बाय द जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस हैं, है ना, पढ़ा था हमने, जानते ही होंगे, ये तो मतलब बहुत छोटी सी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ टुक नोट द सबमिशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अभी भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेंकट रमनी है, वेंकट रमनी। अपेयरिंग फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, that out of the 8 bills, 7 have been reserved for consideration by the president while one has been assented by the Khan। मतलब कि जो 8 बिल था ना, 8 बिल में से एक को क्या कर दिया गया, गवर्नर ने पास कर दिया, और जो बाकी जो 7 बच रहे हैं ना, एक को तो पास कर दिया, 7 जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट के लिए क्या है, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, है ना, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, है ना, उनके कंसिडरेशन के लिए क्या करा हुआ है, प्रिजर्व रखा हुआ है। ओके, लेकिन आगे की क्या बात है भाई? द टॉप कोर्ट मीनवाइल परमिटेड द स्टेट गवर्नमेंट टू अमेंड इट्स प्ली टू सीक issuance ऑफ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नर और ग्रांट और डिक्लाइन ऑफ एसेंट टू बिल पास्ड बाय द असेंबली इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब कि बोला जा रहा है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जो भी बात है वो क्या होना चाहिए, एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं। बोला गया है यहाँ पर कि CGI बोल रहे हैं, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ बोल रहे हैं, लेट अस होप सम पॉलिटिकल सेगेसी टेक्स ओवर द स्टेट एंड वी होप सम सेगेसी प्रिवेल्स, अदरवाइज वी आर हेयर टू ले डाउन द लॉ एंड डू आवर ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बोल रहे हैं कि भाई अपना काम देख लो, अच्छे से करो, और नहीं करोगे तो फिर हम तो हैं ही यहाँ पे लॉ बनाने के लिए, और अपना काम जो भी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आता है हम करने के लिए। मतलब कि ये सब काम अपने में सल्टाओ, है ना, मतलब क्या ऐसा कर रहे हो। ये इनका कहना है, किनका कहना है? ये हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस का कहना है। अच्छा, यहाँ पर जो सीनियर लॉयर है के वेणुगोपाल, आप जानते होंगे, ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये क्या है, अपेयरिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ये देखो दो पार्टी है, एक क्या है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है ना, और दूसरे क्या है, दूसरे जो है ना हमारे कौन है, गवर्नर हैं। तो जो गवर्नर हैं उनके लिए क्या है, अभी वाले जो AGI हैं, है ना, AGI यानी कि कौन है, AGI अभी के वेंकट रमनी है। कौन है, वेंकट रमनी है। तो वेंकट रमनी क्या है, इनके लिए यानी कि इनके लिए गवर्नर के लिए कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। और जो वेणुगोपाल हैं वो क्या है, वो ना स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। तो वेणुगोपाल जी का कहना है, अपीलिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट सेड टाइम हैज़ केम फॉर दिस कोर्ट टू ले डाउन सम गाइडलाइंस एज टू व्हेन द बिल्स कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंशियल एक्सेंट। मतलब कि जो बिल होता है वो प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए कब रिजर्व करना चाहिए, ऐसे इसके कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि गवर्नर जो है ना जिस बिल को चाहे जब चाहे तब जो है ना मतलब उसको रोक ले। ऐसे में तो बहुत सारी एम्बिग्विटी जो है ना बन के सामने आ रही है। द गवर्नर कैन नॉट बी अलाउड टू सिट ओवर द बिल्स एज इट होल्ड्स द गवर्नेंस। और इस तरह से अगर गवर्नर क्या करते हैं, अगर बिल्स को अगर अपने पास रोक लेते हैं तो इससे क्या है, इट होल्ड्स द गवर्नेंस, ये शासन को क्या कर देता है, एक तरह से रोक रहा है। उन्होंने ऐसा बोला। द बेंच विच वॉज इनिशियली ऑफ द व्यू दैट द प्ली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन नाउ बी डिस्पोज्ड एज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस हैज टेकन डिसीजन ऑन द बिल्स latter decided to keep it pending to consider laying down guidelines on the issue। बाद में अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि चलो इसके बारे में क्या करते हैं, डिसीजन दे देते हैं। लेकिन फिर देखा कि जो है ना गवर्नर क्या है, गवर्नर ऑफिस ने डिसीजन लिया है बिल्स पे कुछ निर्णय लेने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी है उसे समझते हुए जो डिसीजन है बाद में दिया जाएगा। तो ये मामला जो है ना पेंडिंग रखा गया है, अभी भी क्या है, पेंडिंग है ये। ओके, हाउ द केस केम अप, ये कैसे आया? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे, द केरला गवर्नमेंट मूव कोर्ट फ्लैगिंग हाउ द गवर्नर वॉज
गवर्नर वॉज डिलेइंग द कंसिडरेशन ऑफ 8 बिल्स पास्ड बाई द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली ने ये 8 बिल पास कर दिया था, विथ होल्डिंग हिज एसेंट ऑन देम। उन्होंने क्या कर रखा था, अपना डिसीजन रोक रखा था गवर्नर ने इन बिल्स के ऊपर। द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इन्वॉल्व इमेंस पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो बिल्स थे उनमें क्या है, इमेंस पब्लिक इंटरेस्ट हैं, एंड प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर मेजर दैट वुड स्टैंड डिप्राइव्ड एंड डिनाइड फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ द डिले। तो जितना देर होगा उतना क्या होगा, जो हमारा सिटीजन है, जो हमारा स्टेट है, उसकी भलाई में क्या होगी, उतना ज़्यादा देर होगा, उतना ज़्यादा विलम्ब होगा, उतना ज़्यादा वंचित रहेंगे वो लोग। ऐसा ये मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केरला गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नर गया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लास्ट बैटल ऑफ 2023। ये तेलंगाना में सीन चल रहा है इलेक्शन का। यहाँ पे इतने करोड़ वोटर्स हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ऑनलाइन में भी पूछेंगे। वेल ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी वहाँ पे जो सीएम है वो कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। अच्छा, इनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम क्या है, भारत राष्ट्र समिति, BRS बोल रहे हैं, भारत राष्ट्र समिति है। और जो दूसरी जो पार्टी है वो कौन है, कांग्रेस है। और तीसरी जो पार्टी है वो कौन है, BJP है। तो यहाँ पे कुछ 3 पार्टी का चल रहा है यहाँ पे। ये क्या है, लास्ट स्टेट है जहाँ पर इस साल क्या होने वाला है, पॉल्स होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। सीट शेयरिंग एंड अरेंजमेंट। तो देखो भाई, मतलब जो हमारा तेलंगाना है वहाँ पे असेंबली में कितने टोटल सीट्स हैं, 119 सीट्स हैं। तो जो BRS है, मतलब जो हमारे अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी BRS क्या कर रही है, पूरी की पूरी 119 सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा हमारा जो एंगल है, मतलब दूसरा जो हमारा जो कंटेस्टेड है इस इलेक्शन में, वो कौन है, वो BJP है। BJP और साथ में साथ एक पवन कल्याण, ये साउथ के एक हीरो हैं, मूवी देखा होगा आपने, वेरी चार्मिंग है ना। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, उनका नाम है जनसेना पार्टी है, वो पवन कल्याण जी की है, एक्टर हैं वो। और BJP, तो BJP जो है ना 111 सीट पे फाइट कर रहा है आउट ऑफ 119, एंड जो रिमेनिंग 8 सीट है वो पवन कल्याण जी की पार्टी जनसेना उस पर इलेक्शन लड़ रही है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या किया है, 1 सीट जो है ना CPI को दे दिया है। CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो रिमेनिंग सीट है 118, वो उस पर कांग्रेस खुद ही इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, एक और यहाँ पे कंटेस्टेंट है, वो पार्टी का नाम है AIMIM। फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि फुल फॉर्म इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये इसको लेड कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी लेड कर रहे हैं। ये भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हैदराबाद के आसपास में लड़ रहे हैं 9 सेगमेंट्स में, है ना। हैज़ फील्डेड कैंडिडेट्स इन 9 सेगमेंट्स इन एंड अराउंड हैदराबाद के आसपास में। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है। कैसे ट्रायंगुलर बन रहा है, 3 है ना भाई। पहला क्या, BRS, ये कौन सी वाली है, जो अभी CM है, कौन है, चंद्रशेखर राव है ना, चंद्रशेखर राव है, उनकी पार्टी BRS है। BRS मतलब क्यों, कौन सी पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति पार्टी है। जो दूसरा जो बन रहा है कॉर्नर, वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है कांग्रेस का बन रहा है, ठीक है ना। और तीसरा जो बन रहा है वो कौन है, BJP का बन रहा है ना। तो पहला क्या है, BRS है, दूसरा क्या है, कांग्रेस वाली पार्टी है, और जो तीसरी पार्टी है वो कौन सी है, BJP वाली पार्टी है। मतलब BJP वाली नहीं है, मतलब BJP जो अभी हमने बात करा ना, यहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो करवाया है कि BJP क्या है, BJP 111 सीटों पे फाइट करेगी। पवन कल्याण जी की पार्टी जनसेना 8 सीटों पे फाइट करेगी। BRS टोटल 119 अकेले फाइट करने वाली है, और कांग्रेस 118, एंड जो CPI है 1 सीट पे करने वाली है। तो यहाँ पे वही जो 3 है ना, 3 पार्टी जो है ना, यहीं पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगुलर फाइट बन रही है। अच्छा, कांग्रेस और BRS के बीच में क्या है ना, ये ऐसा अनुमान है, ऐसा लग रहा है कि ये टफ बैटल होने वाला है पावर का। अच्छा, और ये जो हमारा जो तेलंगाना है वो क्या है, यंगेस्ट स्टेट है। ये 2014 में बन के सामने आया था। अच्छा, ये जो BRS जो पार्टी है, ये मतलब BRS मतलब कौन सी पार्टी थी, भारत राष्ट्र समिति। तो भारत राष्ट्र समिति जो है ना, वो कंटिन्यूसली क्या है ना 2014 से जीत रही है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो है ना, मतलब 2018 में लड़ी थी, लेकिन वो फिर से हार गई थी। और फिर तेलंगाना में जो है ना
बीआरएस पार्टी 2 टर्म से काम कर रही है। अच्छा, बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि जैसे कि कर्नाटक में जो है ना मतलब कुछ हुआ है उथल पुथल, वैसा उथल पुथल जो है ना कुछ तेलंगाना में भी हो सकता है, और वैसा कुछ चमत्कार कांग्रेस के फेवर में भी आ सकता है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स। अभी क्या होने वाला है कल, मतलब आज इलेक्शन, आज तो वोटिंग हो रहा है, कल रिजल्ट आएगा, मतलब कल तो नहीं, कल काउंटिंग तो नहीं होगा, मतलब हाँ जब भी होगा तो सामने आएगा, न्यूज़ आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन आगे जा रहा है। अभी ये सब बिरबल की खिचड़ी वाली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत दूर की बात है, मतलब आने दो न्यूज़ में क्या होता है। वेल बीजेपी के साथ ये एक और ख़ास बात है कि ये जो ना साउथ में उतना ज़्यादा इनका डोमिनेंस नहीं है, तो ये चाहते हैं कि साउथ में भी अपना क्या करें रास्ता बना सकें, ऐसा इनका क्या है मतलब डिटर्मिनेशन है, ऐसा ये चाहते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो कैंपेन्स हो रहे हैं, जो इलेक्शन के कैंपेन्स हो रहे हैं उसके फोकस क्या हैं, तो ये जो राव जी हैं, चंद्रशेखर राव जी हैं, इनका कहना क्या है कि ये वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच अपना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, हमने क्या किया है, बहुत सारा जो है ना यहाँ पर अच्छा काम किया। जैसे एक अच्छा काम किया है, अ लॉट ऑफ विच स्ट्रेसेस ऑन द डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम। जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, ये इसके बारे में इन्होंने क्या करा, हाईलाइट करा है। और फिर जो उनके वर्क्स हैं टुवर्ड द तेलंगाना स्टेटहुड, जो तेलंगाना स्टेट जो बना है उसमें जो उनका वर्क है उसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया तेलंगाना को स्टेट बनाने में। तो ये उनका मुद्दा है। 2014 में जो है ना तेलंगाना स्टेट क्या हुआ, बन के सामने आया था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कांग्रेस का कैंपेन क्या है भाई, कांग्रेस का मुद्दा ये है कि जो बीआरएस गवर्नमेंट है, यानी कि भारत, क्या नाम था इसका, भारत राष्ट्र समिति। तो भारत राष्ट्र समिति की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर क्या है, करप्शन का बहुत सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो क्या करेंगे, वो सब्सिडीज़ देंगे। किस पे देंगे, पावर्स पे और एलपीजी पे देंगे। पावर्स मतलब बिजली बिल होना चाहिए, है ना। और एमएसपी जो है ना बढ़ा देंगे, फसलों पर जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ा देंगे। जॉब्स बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू द वुमेन, जो महिलाएं हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे। और भी बहुत सारा इनका मुद्दा है। जो बीजेपी कैंपेन कर रही है उनका कहना है कि भाई मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो डबल इंजन गवर्नमेंट बनेगी, और जैसे कि और क्या होगा, हाँ, और जो सीएम है, सीएम क्या है, वो किसी बैकवर्ड कास्ट के लीडर को क्या करेंगे, वो सीएम बनाएंगे। और क्या है ना कि जो करप्शन और जो उनका करप्शन है उनके बारे में, जो केसीआर मतलब कौन है, केसीआर मतलब वही के चंद्रशेखर राव, इन्हीं का नाम केसीआर शॉर्ट में लिखा है। तो इन्होंने फैमिली रूल जो बना रखा है, इनके ऊपर जो करप्शन जो कर रखे हैं, ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये मेरे वर्ड्स नहीं है भाई, है ना, मेरे को मत कुछ बोलना। तो ये इनका मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हमने बात किया कि 2014 में जो है, मतलब जो सरकार किसकी बनी थी, बीआरएस की बनी थी। अच्छा, 2018 में क्या है ना, ये बीआरएस ही बना था, मतलब 2014 से लेकर के अब तक जो है ना बीआरएस ही काम कर रहा है। लेकिन हाँ, बीआरएस का जो है ना नाम जो है ना, उस समय क्या था, ये 2018 के इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति था। और उस समय क्या हुआ था, 119 टोटल सीट था, उसमें से 88 क्या है ना सिक्योर किया था 2018 के इलेक्शन में बीआरएस ने। उस समय उसको तेलंगाना राष्ट्र समिति बोला करते थे। टोटल वोट शेयर का 47.4% इन्होंने प्राप्त किया था। और कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 19 सीट मिला था। हाँ, तो अच्छा सीट मिला था, मतलब देखा जाए तो इन कॉम्परेजन तो मतलब 119 में से 19 ये जीत रहे हैं, बाकी का 88 ये जीत रहे हैं। तो कांग्रेस जो है ना प्रबल दावेदार इस डेटा से तो लग रहा है। अ विन फॉर द केसीआर वुड मार्क। अच्छा, ये अगर केसीआर मतलब हमारे वही के चंद्रशेखर राव, अगर वो जीतते हैं तो ऐसा पहली दफ़ा होगा कहाँ, साउदर्न स्टेट में, कि कोई जो सीएम है वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ऑफिस में आता है ना, सिक्योरिंग अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑफिस। तो 3 लगातार, तीसरी बार लगातार जो है ना ऑफिस में आना, ऐसा पहली बार होगा अगर केसीआर जीतते हैं, चंद्रशेखर राव जीतते हैं। तो
नवाज शरीफ के बारे में पढ़ते हैं, बस एक कदम दूर हैं वो इलेक्शन लड़ने से। क्या है भाई इनका सीन? तो जो नवाज शरीफ हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है। कैसे राहत मिली है? तो जो पाकिस्तानी हाई कोर्ट है वो बुधवार को इनको क्या किया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक अविनफील्ड करप्शन केस था और उसमें उनको 10 साल का जो है ना जेल हुआ था। तो उसमें उनको क्या किया, एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, माफ़ कर दिया गया, बच गया शायद, है ना, या फिर रिहाई या फिर जो भी होता है, माफ़ी मिली उनको कि नहीं वो दोषी नहीं थे। ऑल्सो हिज एक्विटल इन अनदर करप्शन केस वॉज मेंटेन्ड आफ्टर एन अपील बाय द एंटी ग्राफ्ट बॉडी चैलेंजिंग इट वॉज विदड्रॉन। तो एक और वहाँ पे था करप्शन केस उनके ऊपर लगा हुआ, उसमें भी उनको जो है एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि जो वहाँ पे जो एंटी ग्राफ्ट बॉडी है होगा वहाँ का, मतलब कुछ CBI वही कुछ होता होगा, जांच वाला बॉडी होगा, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग UPSC के बारे में पढ़ने वाले हैं, PPSC के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। फोकस ऑन UPSC। PPSC वाले वो देख लेंगे, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो और जानकारी चाहते हैं हम लोग, तो क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या है, 2 मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच। तो एक बेंच है जिसमें 2 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस आमिर फारूक। ये नाम याद रखना है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना उनमें ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है, तो आमिर फारूक हैं। उन्होंने पाया कि शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ जो है ना, वो गिल्टी नहीं है। किसमें? तो ये जो था ना यहाँ पर, जो अविनफील्ड जो है ना, जो फॉल हुआ था, क्या नाम था उसका, अविनफील्ड करप्शन केस, उसमें उनको निर्दोष पाया, जिसमें उनको 10 साल की जो है ना कैद हुई थी 2018 में। ऐसे वो 73 साल के हो रखे हैं अभी नवाज शरीफ। और इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शॉर्ट में बोलते हैं PMLN। ये उसके पार्टी के हेड हैं और इनके ऊपर जो है ना चल रहा था कोर्ट में ट्रायल, जो भी ये फ्लैगशिप करप्शन केस मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े केसेस हैं ना, हाई फाई जो केसेस हैं उन्हीं को बोल रहा है। तो बट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, द एंटी करप्शन वॉचडॉग, हैड चैलेंज हिज एक्विटल इन द हाई कोर्ट इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वहाँ का जो, जैसे हमारे यहाँ जो है ना, जो भी होता है CBI टाइप का होता है, वहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, NAB बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो NAB ने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से क्या करा, चैलेंज किया उनके एक्विटल को, उनको जो रिहा किया गया उनको चैलेंज किया गया। बट अभी क्या हुआ, अभी के लिए जो NAB है उन्होंने अपना केस क्या किया, वापस ले लिया। अब क्यों लिया वापस वो तो अब वही जानेंगे, है ना, अंदर की पॉलिटिक्स वही लोग जाने। बट उन्होंने अपना, NAB ने अपना जो केस है वो वापस ले लिया है, तो ये बरी हो गए। अच्छा, केस क्या था? तो अभी हमने नाम सुना अविनफील्ड करप्शन केस। ये क्या था? तो इट वाज हैविंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ इन लंदन। तो लंदन में प्रॉपर्टीज़ इन्होंने क्या खरीदा था, ऐसा एलिगेशन है, विथ इल गॉटन मनी, जो मतलब घूस वाले जो पैसे होते हैं उनसे इन्होंने वहाँ पर खरीदा था, ऐसा एलिगेशन था। शरीफ वॉज ऑन बेल इन द केस वाइल द अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन वॉज बींग हर्ड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस समय ये हियरिंग हो रहा था उस समय वो बेल पे थे, ठीक है। और एक और हर्डल क्या है भाई, शरीफ इज़ हाउएवर स्टिल कन्विक्टेड। अभी उनको क्या है, अभी एक जगह और उनको जो है ना दोषी पाया गया, कहाँ पे है, अल अजीज़िया स्टील मिल केस है। इट वॉज सेंटेंस्ड इन विच ही वॉज सेंटेंस्ड टू 7 years जेल इन 2018। अभी उनको 2018 से जो है ना 7 साल का जेल उनको दिया गया था। हिज अपील अगेंस्ट द सेंटेंस इज बीइंग हर्ड इन द IHC, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उन्होंने जो ये सेंटेंस है, ये जो डिसीजन था उसके खिलाफ अपील किया है और ये अपील जो है ना सुना जा रहा है। ही हैड एलिज्ड हिज सेंटेंस इन द अविनफील्ड प्रॉपर्टी एंड he had challenged his sentence in the Avenfield property and Al Azizia case in the Islamabad High Court। तो उन्होंने चैलेंज किया है डिसीजन को। ये जो 2 केस था ना, 2 फ्लैगशिप जो केसेस हो रखे थे, एवेनफील्ड प्रॉपर्टी केस था और दूसरा क्या था, अल अजीज़िया केस था। ओके, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं उनके बारे में। तो जो नवाज शरीफ हैं वो पहले ऐसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं जो कि क्या बने, who became the prime minister of the coup prone country for the record 3 times।
3 बार जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमेशा जो है ना कूप होते रहता है, मतलब हमेशा वहाँ की जो आर्मी होती है वो सत्ता पे काबिज हो जाती है। वहाँ पे कभी भी कोई भी जो है ना जो पीएम है उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया 5 ईयर्स का, ठीक है। तो ये वहाँ का समस्या है, वहाँ का प्रॉब्लम है। Well, he returned to the Pakistan after about 4 years in October to lead his party in the parliament polls scheduled for the February 2023. तो अनवारुल हक अभी आगे देखने वाले हैं, आगे बात करेंगे हम लोग। तो फरवरी 2023 में ये 23 होना चाहिए कि 24 होना चाहिए, देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। वेल अभी देखना, अगर किसी को पता चलता है तो कमेंट में करना। मुझे लगता है ये फरवरी 24 होना चाहिए, आई गेस 23 लिखा हुआ है, या फिर मे बी 23 में होना चाहिए होगा, आई डोंट नो, देखते हैं। शरीफ वॉज अलाउड टू गो टू लंडन इन नवंबर 19 ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। हाँ, जब सज़ा मिल जाती है तो लोग बीमार भी पड़ जाते हैं ना, तो ये बीमार पड़ गए थे तो इनको बेल मिली और अलाउड, उनको परमिशन दिया गया, अलाउ किया गया लंदन में जाकर इलाज करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रह गए। एज ही एक्सटेंडेड इज स्टे अब्रोड, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन बोथ द केसेस इन दिसंबर 2020। हाँ, तो ज़्यादा देर वहाँ पे रुक गए तो वहाँ के हाई कोर्ट ने क्या करा, इनको दोषी पाया। इज़ नाउ गैल्वनाइजिंग हिज पार्टी कैडर्स फॉर द नेशनल इलेक्शन। और अभी वो क्या कर रहे हैं, नेशनल अपने पार्टी को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो भी है पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। वेल, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। दुबई में क्या हो रहा है, COP28 हो रहा है, UAE दुबई में हो रहा है ना। ओके, फॉलोइंग अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हीट एंड ड्रॉट। हाँ, तो यहाँ ये जो साल था, इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था और बहुत ज़्यादा सूखा भी था, ड्रॉट। COP28 द यूएन क्लाइमेट समिट इन दुबई स्टार्टिंग टुडे। आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आज मतलब कि आज गुरुवार जो दिन है, आज 30 नवंबर। स्टार्टिंग टुडे इज़ पोइज्ड टू कन्फ्रंट कंटेंसस इशूज़। तो बहुत सारे जो है इशूज़ हैं अभी चल रहे हैं, उनके ऊपर मीटिंग होने वाली है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, सबसे बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा ड्रॉट, बहुत ज़्यादा गर्म था ये साल। ओके, तो दुबई में मीटिंग हो रहा है, लगभग 200 कंट्रीज से क्या आने वाले, डेलीगेट्स आने वाले हैं और ये मीट करने वाले हैं COP28 में। कहाँ पे करेंगे मीट, दुबई में करने वाले हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, तो वहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कर रहा है ओपेक कंट्री का एक मेंबर है, वो कौन है, UAE है। अरे वही UAE जहाँ पे दुबई है। ओपेक में 13 कंट्रीज आते हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। उनका मुद्दा क्या है, टू सेल द विजन ऑफ लो कार्बन फ्यूचर दैट इंक्लूड्स नॉट सन्स फॉसल फ्यूल्स। मतलब जो कार्बन से रिलेटेड जो है ना, मतलब क्या है, ये यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। कार्बन क्रेडिट होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा कम करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, वही बात है। ओके, तो कंट्री जो है ना, मतलब 2 तरीके से सोचेंगे, टू प्रायोरिटाइज फेजिंग आउट कोल, और दूसरा क्या है, फेजिंग आउट कोल एंड ऑयल एंड गैस, और दूसरा क्या है, एंड स्केलिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी सच एज द कार्बन कैप्चर टू ट्राई टू डिमिनिश दियर क्लाइमेट इम्पैक्ट। हाँ, तो ये अगर ये क्लाइमेट चेंज को अगर क्या करना है, अगर हमको डिमिनिश करना है, कम करना है, तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि कार्बन कैप्चर, बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर करते हैं। या फिर दूसरा बात सबसे अच्छा तो भाई है प्लांट लगाओ, है ना, पौधे लगाओ। लेकिन जहाँ नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन डिमिनिश द क्लाइमेट इम्पैक्ट डन बाई दिस कोल, ऑयल एंड गैसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन फोकस, डिसीजंस लिए जाएंगे, कहाँ चला गया, डिसीजंस लिए जाएंगे, किस लिए लिए जाएंगे, ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो ग्रीन हाउस गैस है, GHG है, ग्रीन हाउस गैस है, इसके इमिशन को क्या किया जाए, कट किया जाए। एडॉप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। हाँ, जो कंट्रीज ऐसे हैं ना, जो जिनके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो ग्लोबल साउथ जिनको बोलते हैं, तो उनको जो लॉस, उनके लिए जो है ना लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। एंड मीन टू सपोर्ट ग्रीन इकोनॉमीज़, और ग्रीन इकोनॉमीज़ जो है ना, मतलब उसको सपोर्ट किया जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ग्रीन इकोनॉमिक्स क्या होता है उस पर भी बात कर सकते हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो मैं इसको जल्दी समाप्त करता हूँ। चैलेंज ग्लोर। हाँ तो ये जो COP28 हो रहा है इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई? तो अचीव करना है पेरिस एग्रीमेंट 2015। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में एक गोल सेट किया गया था। क्या गोल था? लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस विथ एन एस्पिरेशन फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, कम करना है, और कम से कम मतलब एक 1.5 डिग्री सेल्सियस तो कम करनी है। डिग्री सेल्सियस है ना, ये सी मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस समझिएगा टेम्परेचर है। ओके। The latest assessment by the Intergovernmental Panel on the Climate Change calls for a 43% reduction in greenhouse gas emission by 2030 compared to the 2019 levels। मतलब टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है कि 43% क्या करना है, रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में 2030 तक। हाँ तो वो 43% किसका? तो जो 2019 में जो लेवल था उसका, 2019 का में जितना भी था ग्रीन हाउस गैस का इमिशन उसमें उसका 43% क्या करना है, रिडक्शन करना है अप टू मतलब बाय द एंड ऑफ 2030। इंडिया का क्या रोल है भाई COP28 में, ये देखते हैं। तो इंडिया में बोला गया है ग्लासगो समिट हुआ था। ग्लासगो समिट हुआ था 2021 में। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी, उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया था। अच्छा वो इस तरह से जो है ना दूसरी बार जा रहे हैं मीटिंग में इन 3 ईयर्स, 3 सालों में ऐसा दूसरी बार ऐसा मीटिंग अटेंड करें। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, इंडिया कॉल्स फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी जो है ना रिक्वायर्ड है, और उसके लिए जो रिलायंस ऑन कोल है वो भी ज़रूरी है टू मीट द पीक पावर डिमांड एंड विच क्रॉसेस 240 गीगावाट इन दिस ईयर। ये इंडिया का डेटा है, 240 गीगावाट जो है ना दिस ईयर क्या है हमारा पीक डिमांड था। और ये भी बोला गया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करना है, इंडिया क्या करता है, कमिट करता है। मतलब इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करना है, बनाना है। अच्छा, और ये जो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है, द ट्रू लेबोरेटरी इज़ माइंड वेयर बिहाइंड इल्यूजन वी अनकवर द लॉज ऑफ ट्रूथ। अच्छा कोट है ये, आप UPSC में जो आपके एथिक्स पेपर होते हैं वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। जो ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, एथिक्स में भी कोट कर सकते हैं। अच्छा है, जिसको नोट कर लेना चाहिए। हाँ तो इनका जन्म कब हुआ था? 1858 को हुआ था। इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने किया था एक क्रेस्कोग्राफ जो है ना बनाया था। उन्होंने उसमें क्या हुआ था, टू मेजर द प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई एंड देयर बाई साइंटिफिकली प्रूव्ड पैरेललिज्म बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। मतलब कि प्लांट्स में भी लाइफ होता है, ऐसा इन्होंने क्या किया, सबको बताया। कैसे बताया? क्रेस्कोग्राफ से। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन बोलते हैं। तो मतलब ये क्या है, बंगाली साइंस फिक्शन के क्या हैं, फादर भी हैं। तो आज के लिए सब कुछ समाप्त करते हैं। अच्छा, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई किया है ना, इसका अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो लिंक में एक टेलीग्राम चैनल में क्या कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ, आप उससे देख लेना, आप उसको ज्वाइन कर लो। और ये मतलब अभी शुरुआत ही है, अभी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ शेयर एमंग योर फ्रेंड्स। तो अभी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।